क्या आपको पता है आपके फ्रेंड लिस्ट में, व्हाट्सएप ग्रुप में, नेटफ्लिक्स में, ये सब में मैथ्स का एक ही कंसेप्ट लगता है जिसका नाम है सेट थ्योरी। ये सिर्फ एक बोरिंग सा चैप्टर नहीं है क्लास 11th का कि सेट, इसमें आपको क्या क्या कंसेप्ट रियल लाइफ में लग सकते हैं वो मैं सिखाऊंगा। मैं आपका शुभम भैया और ये आपका चैनल है शुभम सिंप्लीफाइज। यहाँ पे हम देखेंगे कि मैथ्स का 11th का हर एक चैप्टर को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो है आपका सेट्स। तो आप अपने नोटबुक में हेडिंग लगा लीजिए सेट्स, और सिर्फ आपको ये मूवी की तरह नहीं देखना है, आपको यहाँ पे कॉपी पेन इस्तेमाल करके लिखना है। जब मैं आपको बोलूँ पॉज पॉज, अगर आप ये करते हो तो मेरी गारंटी है कि आपका मैथ्स जिस भी लेवल पे हो, आप कुछ दिन में आप इस लेवल से इस लेवल पे हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आपको आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेट्स। एकदम आसान। मान लो जैसे आपको कभी मम्मी ने सामान लाने बोला होगा, बेटा सामान लेके आना है, तो तुमने पूछा क्या, आलू 2 किलो, टमाटर, प्याज, ये वो, मिर्ची इधर उधर। तो हम क्या करते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं। क्या उस वक्त हमें सेट्स पता है? नहीं पता है, फिर भी हम लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, इसी को मैथमेटिकल में इजी तरीके से करने के लिए टॉपिक आया सेट्स। सेट में क्या होता है कि हम लोग लिस्ट ही बनाते हैं, लेकिन किस फॉर्म में? हम लोग वो बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। आप पेपर में लिस्ट बनाते हो वर्टिकल फॉर्म में। तो सेट्स को हम लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिख लो, मैं आपको डेफिनेशंस कम लिखाऊंगा, ठीक है, जो जितना यूज है उतना लिखाऊंगा। सेट्स हो गया आपका कलेक्शन ऑफ, मेरे साथ आपको लिखते चलना है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्यों बोला? क्योंकि आप जो लिस्ट बनाते हो, इस मार्केट का लिस्ट बनाया तो वही सामान वहां से लेके आना है, कोई आप दूसरा लिस्ट बनाए तो वही सामान वहां से लेके आना है। तो सेट में भी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जैसे लिस्ट मैंने बोला रिवर्स इन इंडिया, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन भी वो एक पार्टिकुलर सेट हो गया। मैंने बोला स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, ये एक पार्टिकुलर सेट हो गया। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब आप ये समझो कि सेट में ना, जैसे आपका लिस्ट था, लिस्ट का एक हेडिंग होता है और इसके अंदर का एलिमेंट्स होता है। तो वैसे ही इसमें क्या होता है, सेट्स का सेट्स एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। सेट्स के जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल लेटर से। सेट्स एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। आप मेरे साथ लिखते चलना लेटर्स, ठीक है। एग्जांपल A B C X Y एसेट्रा, ठीक है। और सेट को जो हेडिंग है, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम बाय कैपिटल लेटर। सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। ये रिप्रेजेंट करने का सिर्फ एक तरीका है, ठीक है, इसमें रटने का कुछ बात नहीं है। कैपिटल लेटर्स जैसे हो गया आपका एग्जांपल A B C एसेट्रा, समझ में आया? तो हेडिंग कैपिटल लेटर, अंदर का एलिमेंट्स स्मॉल लेटर, ठीक है। सेट्स को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट्स को हम लोग कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दो तरीके से। मैथ्स में वैसे तो आप लिस्ट जितने भी तरीके से बना सकते हो, लेकिन मैथ्स में सेट को हम लोग कितना तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? दो तरीके से। पहला तरीका का नाम है रोस्टर फॉर्म। हाँ, रोस्ट नहीं कर देना है, रोस्टर फॉर्म, जिसको टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, टैबुलर फॉर्म। दूसरा फॉर्म का नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसका मतलब हम इसको बिल्ड कर रहे हैं। देखो, लेक्चर भले ही थोड़ा बड़ा हो सकता है, मे बी 45 मिनट्स, 1 घंटा या जो भी, आप 15 मिनट बस रुक जाओ। 15 मिनट आप इस चैनल को देखो, उसके बाद आपको मन ना लगे तो आप छोड़ दो, लेकिन 15 मिनट के बाद आप चैनल को छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको मुझसे इतना कनेक्शन हो जाएगा और आपको मैथ्स इतना अच्छा लगने लगेगा। तो इसीलिए अभी नहीं छोड़ना है, आपको एटलीस्ट 15 मिनट देना है मुझे, ठीक है। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब क्या होता है कि बस एक लिस्ट जो बना दी है, इसको मैं लिस्ट फॉर्म भी बोलता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ठीक है। तो A हो गया सेट का नाम, कैपिटल लेटर। अंदर जो 1 2 3 4 5 है, ये क्या है? इसका एलिमेंट्स। तो जो लिस्ट बस हम लोग बना देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। मान लो मैं बोला कि B इज अ सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप लिखो B इज अ सेट। सेट को किससे लिखते हैं? करली ब्रैकेट।
बी इज अ सेट, ठीक है, ऑफ वॉवेल्स। तो रोस्टर फॉर्म में बस वॉवेल लिख दो, क्या क्या होता है, ए ई आई ओ यू, रोस्टर फॉर्म इतना इजी है, समझ में आया आपको? रोस्टर फॉर्म मतलब बस लिस्ट लिख देना है। इंटरेस्टिंग है सेट बिल्डर फॉर्म, एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा आपको समझने का जरूरत है, जो मैं अच्छे से समझाऊंगा। इसी को चलो लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल्स टू, पहले मैं लिख के दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ। एक वेरिएबल लेते हैं एक्स, ठीक है, जो इसका एलिमेंट्स को दिखाएगा। एक्स किसको दिखाएगा, ए का एलिमेंट्स को। सेट बिल्डर, सेट को बिल्ड करना है, ऐसा कुछ लिखना है जिससे सेट बिल्ड हो जाए। एक्स सेमी, ये कॉलन लगाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सच दैट, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सच दैट, इस तरीके से एक्स सच दैट। ये देखो एक्स क्या है, मान लो मैं लिख देता हूं एक्स, ठीक है, इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल टू 5। ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। एक्स सच दैट, इस तरीके से कि x क्या है, x नेचुरल नंबर है जो 5 से कम है। तो क्या भैया हमको इतना लैंग्वेज लिखना पड़ेगा बार बार? अगर आपको लैंग्वेज नहीं लिखना है तो मैं आपको इसका एक अल्टरनेट वे बताता हूँ, लेकिन उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बहुत ईजी है, बस समझना पड़ेगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, a इज इक्वल्स टू, आपने लिखा x सच दैट, ठीक है, x किसके बराबर है, 1 2 3 4 5। तो काफी बच्चे क्या गलती कर देते हैं, x इज इक्वल्स टू वो x लिख देते हैं, x इज इक्वल्स टू x। आप नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा, मान लो x इज इक्वल्स टू n, एक नया वेरिएबल डाल देंगे, क्या डाल देंगे, एक नया वेरिएबल n, और कॉमा लगाएंगे, ठीक है। n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब x एक बार 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, पूरा नेचुरल नंबर है। एंड n किससे कम है, n 5 में स्टॉप करना है, n लेस देन इक्वल्स टू 5। ये इजी तरीका हो गया इसी को लिखने का, x सच दैट x इज इक्वल्स टू n। n कब कब लगाना है, कभी भी कोई भी एलिमेंट्स हो तो आप एक नया वेरिएबल यूज कर लो, x इक्वल्स टू n, और कंडीशंस किस में लगाओ, n पे, क्योंकि x तो एलिमेंट्स है, ठीक है। n पे क्या कंडीशन लगेगा कि n नेचुरल नंबर है, भैया नेचुरल नंबर भी नहीं पता, ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा। अभी मान लो कि n क्या है, नेचुरल नंबर है, और n 5 तक हमने रोक लिया, तो n लेस देन इक्वल्स टू 5 है। ये हुआ आपका रोस्टर फॉर्म, और ये हुआ आपका सेट बिल्डर फॉर्म। भैया ये वॉवेल्स वाला, तो वॉवेल्स वाला आप लिखना, नहीं आएगा तो मैं आपको कमेंट में बताऊंगा, ठीक है, आप मुझे पूछना तो मैं आपको बताऊंगा। और वैसे आप लिख सकते हो a इक्वल्स टू x सच दैट x इज वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, सिर्फ आप सेंटेंस में लिख सकते हो। तो क्या इसको मैं मिटा दूं, क्या इसको मैं मिटा दूं, इसको आपको कॉपी भी करना है, बस आप इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, एक दो क्वेश्चन मैं आपको इसमें देता हूँ, जैसे, ठीक है, आप मुझे बताना। जैसे क्वेश्चन 1, ठीक है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ज्यादातर यही ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मान लो a इज इक्वल्स टू, आपको दे दिया क्वेश्चन इस बार 1, ठीक है, 4 9 16 32, ठीक है, आपको ये दे दिया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया आपको a इज इक्वल्स टू, मैं दे देता हूँ आपको 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। वीडियो को पॉज करो, ठीक है। अब ये मत सोचना कि भैया बोलते रहते हैं, देखो मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इस सवाल को ट्राई करोगे तो ही आपको फ़ायदा होगा, मेरा तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आपको पॉज करना है, पॉज करो, मैंने बोले सवाल को ट्राई करो, तो आप सवाल ट्राई करो, फिर जब मैं आंसर दूंगा ना तो आपको लगेगा अच्छा मेरा आंसर सही आया, आपको मज़ा आएगा। गलत हुआ तो ओ मेरा आंसर यहाँ गलत हुआ, तो इसलिए आप ट्राई करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके ट्राई करना, वरना बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं टाइम आपको दूंगा तो आप वीडियो को पॉज करना, ट्राई करना, ठीक है। तो मैं 1 का आंसर अब लिखते हैं, चलो आप देख लो आप सही लिख पाए कि नहीं लिख पाए।
ए इज इक्वल्स टू, पहले आपको फाइंड करना है क्या पैटर्न दिख रहा है, दिख रहा है ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, ओहो 16, और मैंने आपको दे दिया 30, यहाँ मुझे देना था 25, तो इसको आप ठीक कर लो, ठीक है, इसको आप ठीक कर लो, ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, चलो ठीक है, माय मिस्टेक है ना, कभी कभी गलती हो जाता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट, ठीक है, x किसके बराबर है, x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मत लिख देना, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आप लिख दिए, क्या ये कोई लॉजिकल बात है, नहीं, तो ये कुछ नया लेटर लो, नया लेटर लेने में क्या दिक्कत है, n स्क्वायर, और सारा कंडीशन n में लगा दो, n क्या है, नेचुरल नंबर, भैया आप नेचुरल नंबर क्यों ले लेते हो, देखो नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4, तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स। तो अगर मैं इंटीजर्स लूँगा तो नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, इसीलिए मैं अगर 1 2 3 4 वाला चीज़ होता है तो मैं हमेशा क्या लेता हूँ, नेचुरल नंबर। एंड रोकना कहाँ पे है, n लेस देन इक्वल टू, कहाँ पे रोकना है, 5 पे। क्या भैया लेस देन 6 ले सकते हैं क्या, ये भी ले सकते हो, 6 से कम, और 5 या 5 से कम, तो 5 भी आ जाएगा, ठीक है। दूसरा a इज इक्वल्स टू, ये तो लिखना ही है, x सच दैट x इज इक्वल्स टू, अब देखो ऊपर में 1 2 3 4 5 n हो गया नेचुरल नंबर, डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 6 n प्लस 1, n से एक ज्यादा, n से एक ज्यादा, कॉमा, तो आप लिखोगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 1 2 3 4 5। अब रोकना कहाँ है, एंड n कहाँ पे रोकना है, लेस देन इक्वल्स टू 5। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म लिखना भी आसान है, और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म लिखना भी अब आसान हो गया है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसका प्रैक्टिस, इसका प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। तो क्या इसको मिटा दूं, अगर डाउट है तो आप फिर से एक बार करके देखो, ठीक है। मान लो मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, represent the following set in roster form। मैंने आपको दे दिया सेट a is equals to, ठीक है, x such that x is equals to 2n square, comma n belongs to natural number, अभी नेचुरल नंबर लेके चलेंगे, and कॉमा भी लगा सकते हो, एंड भी लगा सकते हो, n लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है, b x such that x is equals to 5n, comma n belongs to natural number and n less than equals to 5। वीडियो को पॉज करना है, पॉज करना है मतलब पॉज करना है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं a का सॉल्यूशन पे, पहला सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो पहला सॉल्यूशन आपका हो जाएगा a, है ना, a इज इक्वल्स टू, देख लो इसमें तो और सिंपल होता है, n क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 डालना, कहाँ तक रोकना है, लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है, पुट कर दो, एक बार n को 1 डालो तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 स्क्वायर, एक बार n को 2 डालो, एक बार n को 2 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 4 8, एक बार n को 3 डालो, कितना हो गया 18, एक बार n को 4 डालो, कितना आ गया 32। ये पैटर्न एग्जाम में देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, अगर मैं आपको ये देता था और वो करने बोलता तो आपको क्या देखना होता कि किसका स्क्वायर है, 2 इंटू एन स्क्वायर, 2 इंटू एन स्क्वायर, 2 इंटू एन स्क्वायर, समझ में आया। तो आपका फर्स्ट का आंसर हो गया 2 8 18 32। क्या n इक्वल टू 5 लेना है क्या, इसमें नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि n 4 या 4 से छोटा है, ये मतलब 4 के बराबर और सिर्फ ये मतलब 4 से छोटा, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं बी नंबर, b इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 5n, n क्या है, नेचुरल नंबर 1 से लेके स्टार्ट होगा, कहाँ तक 5 तक, आज तक 5 तक, ठीक है, 5 से कम नहीं, 5 तक, तुम तक मत कर देना, चलो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, n को 2 डालो, n को 3 डालो, n को 4 डालो, सर 5 का टेबल सिखा रहे हैं, n को 5 डालो, इतना इजी है सेट्स, देखो। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म, और हमने पढ़ा था इससे पहले रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म, बहुत आसान एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका इतना ही है, एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका इतना ही है और इससे बाहर कुछ है नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड एक्सरसाइज में, विच इज टाइप्स ऑफ सेट। तो आप हेडिंग लगा लो, टाइप्स ऑफ सेट्स, लगा लिए हेडिंग। तो इसका मतलब ये है कि टाइप्स ऑफ सेट में आपको क्या क्या मिल जाएगा। अगर आपको दिख नहीं भी रहा है तो आप आराम से लिखो टाइप्स ऑफ सेट्स। तो आप यहाँ से लिखोगे फर्स्ट टाइप, सबसे इजी एम्प्टी सेट, मतलब एकदम बकवास चीज सब है लेकिन आप कर सकते हो। एम्प्टी सेट मतलब जो सेट में कोई एलिमेंट नहीं है उसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मान लो एम्प्टी सेट को एक तरीके से हम लोग लिखते हैं A इज इक्वल्स टू एलिमेंट्स खाली छोड़ देते हैं, तो ये हो गया एम्प्टी सेट। दूसरा, इसी एम्प्टी सेट को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैंने फाई लिखा तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एम्प्टी सेट। इजी, कोई काम का नहीं। सेकेंड, ठीक है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट नाम से पता चल रहा है वो सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उस सेट को क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। जैसे A इज इक्वल्स टू वॉवेल्स, तो A E I O U, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, तो ये कैसा सेट हो गया, फाइनाइट सेट। और इसका एलिमेंट्स को कैसे दिखाते हैं, अब एक चीज और सीखो, N और ब्रैकेट में A, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A कितना है, 5। गुड, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A 5 है, तो NA हम लोग लिख सकते हैं 5। तो फाइनाइट सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, ऐसे लिख देता हूँ, इज कांस्टेंट, मतलब एक फाइनाइट क्वांटिटी होता है ना, 5 10 100 1000 करोड़ जो भी, लेकिन एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोई भी सेट फाइनाइट है, तो वो कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट। इसके बाद आ जाते हैं इनफाइनाइट सेट, लिखने का जरूरत नहीं है लेकिन बता देता हूँ, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इनफाइनाइट सेट नाम से समझ में आ रहा है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, भैया इसमें क्या आ सकता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। मैंने अगर बोला कि n इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्या बोला, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब आपको क्लियर होगा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या हो गया, 1 2 3 4 5, क्या ये रुकेगा क्या कहीं, ये कहीं नहीं रुकेगा। तो यहाँ पे तो 3 डॉट बस दिखा दो, 3 डॉट मतलब डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दो, इसका मतलब ये रुकेगा नहीं, 5 से लेके कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो ऐसा सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। तो यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा, नेचुरल नंबर मतलब ये हो गया। होल नंबर मतलब क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर। 0 को भी इंक्लूड कर लिया इसलिए होल। ये आपका वैसे तो क्लास 9 में था, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत जगह यूज आएगा। अब आपका आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब जिसका डिनोमिनेटर 1 हो, ठीक है, आपको पता होगा ये, लेकिन नेगेटिव में भी होता है पॉजिटिव में भी होता है। तो आप नेगेटिव में कैसे स्टार्ट करोगे, डॉट 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 आगे लगा दो और यहाँ पे लिख लो -2 -1 0 1 2, फिर डॉट 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 लगा दो। तो ये क्या हो गया आपका सेट ऑफ इंटीजर्स। और रियल नंबर, रियल नंबर को ना हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि रियल नंबर जो है उसमें कोई पैटर्न नहीं है, उसमें सारे नंबर्स हैं। तो मैं उसको दिखाऊंगा आपको, रियल नंबर्स को हम लोग कैसे लिखते हैं। रियल नंबर्स को हम लोग इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक क्लियर। एक और चीज समझ लो, एम्प्टी सेट को ही हम लोग नल सेट भी बोलते हैं, नल सेट, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट। अब एक और वैसे तो काम है नहीं पर मैं बता देता हूँ, एक होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट आप नाम से बता सकते हो, वो सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, उस सेट को क्या बोल देंगे हम लोग, सिंगलटन सेट। तो ये हो गया आपका एक तरीके से टाइप्स ऑफ सेट्स, बहुत आसान। सॉरी, तो आप एक बार इसको कॉपी कर लो, आपको पॉज करना है तो आप पॉज कर लो। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग नाम देंगे सब सेट। सब सेट, क्या मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, बहुत आसान था, इससे उतना कोई एग्जाम में उतना कुछ नहीं आता है क्वेश्चन, है ना, ये बस एक बार समझने के लिए हो गया। तो अब हम लोग अपना हेडिंग देखेंगे, ठीक है, अब हम लोग अपना हेडिंग देखेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज सब सेट। इससे एग्जाम में बहुत कुछ आएगा और आपको इससे बहुत समझ के, बहुत आसान, ठीक है, बहुत आसान दे दो। मान लो ए है 1 2 3 4, ठीक है, मान लो बी है 1 2 3 4 5,
ठीक है, तो क्या मुझे बताओ बी, ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर है कि नहीं है? है। तो जब ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर होता है तो हम लोग बोलते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। ये सिंबल किसका है? सबसेट। ये सिंबल किसका है? सबसेट। ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इफ ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ए का जो भी सारा एलिमेंट्स है ए, इफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। जो एलिमेंट ए में बिलोंग करता है इसको बोलते हैं बिलोंग्स। भैया ये थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है, तो कोई बात नहीं, आप एक बार समझ जाओगे तो समझ जाओगे। इसका मतलब बिलोंग्स, अगर ए को, ये एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है, दैट इम्प्लाइज, इसका मतलब इम्प्लाइज, इसका मतलब ए बी को भी बिलोंग करना चाहिए, तो ही ए बी का सबसेट है। छोटा लिखा मतलब एलिमेंट्स, अगर ये एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है तो ये किसको बिलोंग करना चाहिए? बी को भी बिलोंग करना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। इजी। अब मैं अगर बोलूं आपको कि बी इज सबसेट ऑफ ए, क्या इसमें बताओ बी ए का सबसेट है क्या? नहीं है। इसको लिखने का एक और तरीका है, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ? बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। सबसेट थोड़ा सा समझ में आया। सबसेट में अब इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे, नहीं चलेगा उतना तो फिर एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो अगर ए है, कुछ भी देता हूँ एग्जाम्पल से बता देता हूँ, 1 2 3, ठीक है। अगर बी है 1 2 3 5, क्या ए बी का सबसेट है कि नहीं है? ए बी का सबसेट है। क्या बी ए का सबसेट है कि नहीं है? यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए का कितना सबसेट्स हो सकता है, अगर ये मैं आपको निकालने बोलूँ। मेरा क्वेश्चन क्या है? चलो मान लो इसको बी को छोड़, मेरा क्वेश्चन है फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है। तो आप क्या करोगे? ए दिया हुआ है 1 2 3, पहले लिख लो। पहला सबसेट आप क्या लिख सकते हो? 1। मान लो कोई एक सेट है 1, तो क्या 1 इसका सबसेट है। दूसरा आप लिख सकते हो 2, क्या 2 इसका सबसेट है? टोटल सबसेट्स। क्या 3 इसका सबसेट है? क्या 1 2, क्या ये इसका सबसेट है? क्या 2 3 इसका सबसेट है? क्या 1 3 इसका सबसेट है? यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। यहाँ पे दो चीज छूट गया। क्या क्या छूटा? एक छूट गया एम्प्टी सेट। तो आप ये समझ जाओ कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। यहाँ पे मैं आपको लिखा देता हूँ, आप लिख लेना। एम्प्टी सेट, यहाँ पे आया एम्प्टी सेट का काम। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। दूसरा, अ सेट इज सबसेट टू इटसेल्फ। मतलब 1 2 3 है, एक और कोई सेट दे दिया मैंने, मान लो ए ही है 1 2 3। क्या 1 2 3 इस 1 2 3 का सबसेट है? क्योंकि इसका सारा एलिमेंट इसमें कंटेन कर रहा है। डेफिनेशन पे जाओ, इसका सारा एलिमेंट इसमें कंटेन कर रहा है, तो ये इसका सबसेट है। तो इधर एक और चीज आ जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे ए। समझ में आया? तो ये हुआ टोटल सबसेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेट्स को भी सेट के अंदर रख दिया हूँ, ठीक है। सेट्स का सेट, ठीक है। और ये आप लिख लो, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, अ सेट इज सबसेट टू इटसेल्फ। और एक चीज ये लिख लो, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, एक चीज ये लिख लो, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स is called power set, is called power set, power set। P of A लिख सकते हैं हम लोग इसको। इस सेट को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? P of A। अगर बोला राइट पावर सेट ऑफ A,
आपको क्या लिखना है, इसका टोटल सबसेट्स। क्लियर है, इसका सबसेट क्लियर है। पावर सेट को उसी को बोलते हैं, इस पूरे कलेक्शन को क्या बोलेंगे, पावर सेट। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, मान लो क्वेश्चन एमसीक्यू में आया, इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। ठीक है, एमसीक्यू आया मान लो, ठीक है, और आपको दिया ऑप्शन 2 4 6 7 1 2 8 64 32, ठीक है, 2 5 6। तो आप क्या इसको अब निकालने बैठोगे, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 3 4, आधा घंटा आपका लग जाएगा इसी में निकालने में। तो आपको ये नहीं करना है। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बना के दे देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट बिना सॉल्व किए भी हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, फॉर एनी सेट, ठीक है, ए सेट ए नाम दे दिया विथ एलिमेंट n। अगर कोई भी सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स n है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाता है, टोटल नंबर हो जाएगा आपका 2 का पावर n। टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा आपका 2 का पावर n। जैसे इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा आपका 2 का पावर 1 2 3 4 5 6 7 2 4 8 16 32 64 128। तो आंसर हो जाएगा 128। समझ में आया? जैसे इसमें मैच हो रहा है कि नहीं, देखो इसमें मैंने आपको दिया था a इज इक्वल टू 1 2 3, टोटल कितना एलिमेंट्स है 3। इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 का पावर n 2 का पावर 3 8। मैच हो रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैच हो गया। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला हो गया 2 का पावर, ठीक है। इसी को बोलने का दूसरा तरीका है फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए में कितना एलिमेंट्स होंगे, जितना उसका सबसेट होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट का भी फॉर्मूला क्या हो गया, 2 का पावर n। इसका भी फॉर्मूला हो गया, पावर सेट ऑफ ए का नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला हो गया 2 का पावर n। या लिख लो। तो यहाँ आपका सबसेट लगभग खत्म है। थोड़ा सा एक टॉपिक मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये आपको अच्छे से समझ में आया, सबसेट अच्छे से समझ में आया। बहुत आसान, सबसेट बहुत आसान, ठीक है। समझ गए तो मान लो एक लिस्ट के अंदर आपका छोटा सा पर्सनल लिस्ट आपने बना दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये लिस्ट उसका सब लिस्ट है, सबसेट है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं एक अच्छा सा टॉपिक में जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है, इंटरवल एज अ सबसेट। मैंने क्या बोला आपको, इंटरवल एज अ सबसेट। अब ये इंटरवल क्या है भैया, देखो तो जैसे कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ। तो रियल नंबर है, मान लो रियल नंबर है आर से नोट करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर मैंने लिखा कि x इज या x इज इक्वल टू n, कॉमा n बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, एंड n ऐसा कर देता, n ग्रेटर देन 1 लेस देन 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5। अगर ये है एक सेट, ठीक है, इसमें और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5, इसमें क्या फर्क है? आप एक बार वीडियो को पॉज करके सोचो, आप एक बार वीडियो को पॉज करके सोचो। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत आसान चीज़ है, लेकिन आप एक बार पॉज करके सोचो। चलो हो गया, मैं बताता हूँ आपको। इसका मतलब है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5। तो इस सेट को हम लोग लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 लिख लेंगे। लेकिन
R इज इक्वल्स टू n बिलोंग्स टू रियल नंबर, n 1 से लेके 5 तक होता है, तो क्या इसमें 1 2 3 4 5 आएगा क्या? सिर्फ नहीं, रियल नंबर का मतलब क्या होता है? ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। इसका मतलब 1 1.1 1.1111 12 1.2 1.3 जो 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 1 और 5 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स आ सकते हैं, इसीलिए उसको हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिखते, इसीलिए उसको हम लोग कौन से फॉर्म में लिखते हैं? इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं। मूवी का इंटरवल नहीं है ये, उसको हम लोग लिखेंगे इंटरवल फॉर्म में। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? एकदम आसान भाषा में इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 से लेके 5 तक का सारा नंबर, और इसको हम लोग लिखते हैं या तो ये ब्रैकेट में या तो स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, अब आप ये समझो, अगर 1 भी इंक्लूडेड है तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, इसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लोज्ड इंटरवल। 5 भी इंक्लूडेड है तो आएगा क्लोज्ड इंटरवल। तो ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरवल फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में? इंटरवल फॉर्म में। इसका मतलब कलेक्शन ऑफ सेट जहां एलिमेंट्स क्या है 1 से लेके 5 तक, 1.1 1.2 सारा नंबर है। इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 5, तो वो इंटरवल है, और ये क्या है? सेट। आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं इंटरवल को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ और इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, मिटा देता हूँ। मान लो ऐसा कर देता हूँ, मान लो, ठीक है, मान लो मैं ऐसा कर देता हूँ। अगर मैंने सेट लिया कोई भी, ठीक है, I1 ले लेता हूँ, इंटरवल 1, ठीक है ना, इंटरवल 1 लिया मैंने लिखा x सच दैट x इज ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल्स टू b, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर। तो इसको सेट के फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये इंटरवल के फॉर्म में, सॉरी, इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? x कहाँ से कहाँ है? a से b तक, a से b तक, और ये क्लोज्ड इंटरवल में आएगा। किस में आएगा? क्लोज्ड इंटरवल। इसको हम लोग इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं a से b। इसी को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नंबर लाइन का मतलब होता है, पढ़े होगे ना आप 9th क्लास में, ये 0, ये 1 2 3 4। तो नंबर लाइन में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये a से लेके b तक है, ठीक है, और ये a में भी क्लोज्ड है, a भी इंक्लूडेड है, b भी इंक्लूडेड है, तो उसको पूरा कवर कर देंगे, और a से b, ये आपका हो जाएगा a से b क्लोज इंटरवल। मान लो दूसरा मैं आपको दे दूं x as that, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? a से b, लेकिन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को ऐसे दिखाते हैं। इसका डायग्राम कैसे बना पाएंगे? इसमें ना, अब अगर सिर्फ मैं पॉइंट से बनाऊं, दिखेगा क्या कि a क्लोज नहीं है? सिर्फ मुझे a को हटाना है। मान लो ये a था, ये b था, a नहीं है और b नहीं है, तो इसको डिनोट करने का तरीका क्या निकाला हमने? इसको ऐसे सर्कल बना दिया, इसको सर्कल बना दिया। इसका मतलब बाकी सब है लेकिन a नहीं है, समझ में आया? यहाँ पे सर्कल बना दिया, इसका मतलब b नहीं है, b से पहले सब कुछ है। तो वैसे ही आप तीसरा और चौथा इंटरवल आप बना सकते हो। तीसरा क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन b, तो इसका मतलब a पे क्लोज इंटरवल, b पे ओपन इंटरवल। इसका डायग्राम आप मुझे बना के दिखाना, कमेंट पे या फिर लिखना, अगर आपसे नहीं बन पाया हो तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये ओपन कर देता हूँ, ये क्लोज कर देता हूँ। x बिलोंग्स टू r, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया आपका इंटरवल फॉर्म। इंटरवल फॉर्म में हम लोग रियल नंबर को आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और रियल नंबर को ही कर सकते हैं। इंटीजर्स को इंटरवल फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि बीच बीच का वैल्यूज क्या है? गायब। होल नंबर को नहीं लिख सकते, इंटीजर्स को नहीं लिख सकते, सिर्फ किसको लिखेंगे? रियल नंबर। तो और रियल नंबर, ठीक है, क्लियर? इसको मैं मिटा दूं। तो रियल नंबर को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो भी इंटरवल फॉर्म हम लोग लिखते आए हैं वो एक्चुअल में रियल नंबर ही लिखते हुए आए हैं। ठीक है, एक और चीज़ आपको अब थोड़ा सा सबसेट पढ़ लिया तो दिखा देता हूँ। नेचुरल नंबर किसका सबसेट है? होल नंबर का। होल नंबर किसका सबसेट है? इंटीजर्स का। इंटीजर्स किसका सबसेट है? रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर किसका सबसेट है? रियल नंबर का। तो ये आप, इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया।
क्या नेचुरल नंबर है, क्या होल नंबर है, क्या इंटीजर है, क्या रैशनल नंबर है, क्या रियल नंबर है। तो यहाँ तक अपना मैक्सिमम पोर्शन कवर हो गया है। एक और टाइप का सेट है छोटू सा, मैं आपको बता देता हूँ, जो है यूनिवर्सल सेट। क्या है? यूनिवर्सल सेट। क्रिस गेल है ना, यूनिवर्स बॉस, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो बेसिक सेट है, बेसिक सेट which includes all other type of set in same context। मतलब अगर मैंने बोला A is set of class 11 student, B is set of class 12 student, C is set of class 10 student, तो इसका यूनिवर्सल सेट आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो U is equals to set of all the students in particular school, DAV स्कूल, या फिर और यूनिवर्स बनाना है तो आप बोल सकते हो सेट ऑफ स्टूडेंट्स। समझ में आया? तो यूनिवर्सल सेट होता है वो एक सेट जिसके अंदर बाकी छोटा छोटा सेट्स आता हो। तो आप हमको यूनिवर्सल सेट बनाने बोलेगा क्या भैया? यूनिवर्सल सेट अगर आपको बनाने बोलेगा तो आपको एकदम सबसे लास्ट वाला सेट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उससे बड़ा सेट बता दो, यूनिवर्सल सेट हो गया। लेकिन ज़्यादातर आपको यूनिवर्सल सेट दे दिया जाएगा, ठीक है। मान लो यूनिवर्सल सेट मैंने आपको बोला A इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड लिख दिया, B सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, C सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट इसके लिए क्या कंसिडर कर सकते हैं? U इज इक्वल्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये हो गया यूनिवर्स बॉस, इसके अंदर बाकी सब आते हैं। तो जब सब एक के अंदर आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट आपको दिया रहेगा तो आपको बनाना नहीं पड़ेगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा, बनाना भी पड़ेगा तो आप बना देना। एक और एग्जांपल देता हूँ, A सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो ट्रायंगल आइसोसेलेस है उसका सेट। दूसरा सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो ट्रायंगल इक्विलैटरल है उसका सेट। तो आप U को लिख सकते हो सेट ऑफ ट्रायंगल्स, इसका यूनिवर्सल सेट सेट ऑफ ट्रायंगल। भैया इसका सेट लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल फिगर्स, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यूनिवर्सल सेट जरूरी नहीं है कि वो फिक्स्ड ही होगा, अगर दिया है तो फिक्स्ड है, वरना आप अपने आप से ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग का लगभग मैक्सिमम पोर्शन खत्म हुआ है। अब है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में आता ही आता है, जो है ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट का चीर फाड़ करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। मान लो ऑपरेशन ऑन सेट का मतलब क्या हुआ? जैसे आपका क्या बोलता है, एक सेट है 1 2, दूसरा सेट है 2 3 4 5, जो भी सेट है। तो जैसे हम लोग नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या वैसे हम लोग सेट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? भैया क्या बोल रहे हैं आप? सेट को ऐड करना, सेट को ऐड करना मतलब आपको अगर एक लिस्ट दिया मम्मी ने, आपको एक दूसरा भी लिस्ट दिया, तो अब क्या आप उन दोनों को लिस्ट को जोड़ के लिख सकते हो? उसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। दो सेट को जोड़ के लिखना, उसको क्या बोलेंगे? यूनियन ऑफ सेट। अगर मम्मी ने आपको एक लिस्ट दिया, मम्मी ने बोला कि ये सामान मत लाना है, आपने बोला कि ठीक है एक और दूसरा लिस्ट बना के दो मम्मी, मैं वो सामान नहीं लेके आऊँगा। तो आपको दूसरा सामान दिया, लिस्ट दिया, फिर आपको बोला कि अच्छा इसमें जो सामान है वो मत लेके आना, तो आपने बोला A माइनस बी, डिफरेंस ऑफ सेट। इसमें से आपने जो है वो काट दिया, उसको क्या बोलेंगे? डिफरेंस ऑफ सेट। उसके बाद आपका इंटरसेक्शन, पापा ने भी एक लिस्ट दिया, मम्मी ने भी एक लिस्ट दिया, आपने सोचा कि इन दोनों लिस्ट में कॉमन क्या क्या है, वो एक ही बार में ले आता हूँ, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। और एक लास्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसे आप होटल पे गए तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री कुछ मिलता है, आपका लिस्ट के बाहर जो चीज़ है उसको आप बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। आप गए खाने के लिए, आप जो ऑर्डर करने वाले हो वो तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हुआ, उसके बाहर जो आपको मिल रहा है वो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री सेट का मतलब आपके सेट से बाहर जो है उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सेट। बस इसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। बस ये 4 प्रॉपर्टी, 4 सेट, इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग, तो चैप्टर हो जाएगा यहाँ पे खत्म, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में। आपको वेन डायग्राम में एक छोटा सा टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इज कॉल्ड वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम भी आपको मैं बना के दिखाऊंगा। तो ऑपरेशन ऑफ सेट एकदम ईजी कर करके बताता हूँ। पहला है यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। लिखते जाना, एक बार लिख के रखोगे ना तो एग्जाम में पढ़ने में बहुत आसान होगा। वैसे भी मेरा नोट्स छोटा सा ही है, मैं नोट्स आपको दे दूंगा, टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, कम्युनिटी में मैं अपना पोस्ट कर दूंगा नोट्स, और उस चैनल में आप देख सकते हो मेरा नोट्स है ना, PDF आप देख सकते हो।
तो लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप नोट्स खुद से बनाओ, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट्स, मान लो दो सेट है ए, 1 2 3 एग्जाम्पल से समझा दो, बहुत आसान। बी है दूसरा सेट, 3 5 7 ऐसा कुछ, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इसको हम लोग पढ़ते हैं ए यूनियन बी, इसको हम लोग पढ़ते हैं ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है इन दोनों का एलिमेंट्स को हमको कंसीडर करना है। 1 2 3, क्या भैया 3 दो बार लिखते क्या? सेट में ना एक ही चीज को दो बार लिखने का कोई जरूरत नहीं है। 3 लिख दिए, 3 लिख दिए, रिपीटेशन का जरूरत नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी, बहुत आसान। कोई भी डाउट है इसमें? ए यूनियन बी का मतलब ए का भी एलिमेंट और बी का भी एलिमेंट। तो आप लिख सकते हो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, आप देखोगे एग्जाम में कभी कभी ऐसा लिख के आता है, या फिर थोड़ा सा इसको जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है। आप ये लिख सकते हो x सच दैट x बिलोंग्स टू a, x चाहे a को बिलोंग करे और x चाहे b को बिलोंग करे। इसका मतलब होता है a यूनियन b, और मतलब या तो a में हो या तो b में हो, ठीक है। इसी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम में। तो आपको मैं वेन डायग्राम अभी बताया नहीं, देखो वेन डायग्राम कैसे होता है। मान लो कोई भी, पहले आप बनाओ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, मतलब ये सब सेट आपके इसके अंदर आएगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो आप 1 2 3 3 5 7, ठीक है। आप क्या कर सकते हो कि ए सेट रिप्रेजेंट करना है, एक गोला बनाओ। अगर इसमें और इसमें कुछ कॉमन है तो दूसरा गोला जो बनेगा वो ओवरलैप करेगा, ठीक है। ये एक गोला एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा गोला दूसरा सेट को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले क्या किया करो, कॉमन एलिमेंट लिखा करो। इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है, 3। दूसरा एलिमेंट को बाद में लिख दो, 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 7। भैया बाहर में कुछ लिखना है क्या? बाहर में अगर आपको यूनिवर्सल सेट भी दिया है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 छूट गया, 6 छूट गया, 8 छूट गया, तो 4 6 8। इसको बोलते हैं हम लोग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इजी है, एकदम इजी है। अब वेन डायग्राम में एक चीज आप समझो कि ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। एक बार आप पॉज करके खुद बनाने की कोशिश करो। ये ए, ये बी, ये यू। इसमें ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा, या तो ए या तो बी, इसी को हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी। एकदम आसान, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा मैं आपको ए यूनियन बी का प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। वैसे एग्जाम में प्रॉपर्टीज आता नहीं है उतना, लेकिन अभी अगर आप थोड़ा प्रॉपर्टी समझोगे ना, वही लैंग्वेज हम लोग आगे भी यूज करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा भी प्रॉपर्टीज बता देता हूँ कि आसान क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, लेकिन प्रॉपर्टीज थोड़ा सा हेडेक है ना। लेकिन मैं हूं तो आपको हेडेक लेने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके शुभम भैया आपको एकदम सिंप्लीफाई करके चीज को पढ़ाएंगे। तो प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या करेंगे कि मैंने लिखा प्रॉपर्टीज, वैसे तो एकदम आसान है प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी मैं लिख दिया कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। सिंपल सा बात है, चाहे ए यूनियन बी करो चाहे बी यूनियन ए करो, एक ही बात है। इस तरह का लॉ को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव, चाहे इसको करो चाहे उसको करो, ये दोनों क्या होगा, सेम। दूसरा प्रॉपर्टी, मान लो ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या भैया ये कोई प्रॉपर्टी है? चलो 2 में लगा दो, यहाँ पे 2 में लगा दो। चाहे पहले ए यूनियन बी करो फिर यूनियन सी करो, पहले 2 लिस्ट को जोड़ के तीसरे लिस्ट से जोड़ो, या फिर पहले दूसरा 2 लिस्ट को जोड़ो फिर तीसरे लिस्ट से जोड़ो, दोनों सेम है। इसको हम लोग बोल देंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, किसी को किसी से एसोसिएट करो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, नाम क्या दे देंगे, एसोसिएटिव लॉ। बहुत आसान है। इसके बाद ठीक है, मान लो ए है, इसका यूनियन अगर मैंने किया एक एम्प्टी सेट के साथ, तो क्या आएगा आंसर, आप मुझे बताओ। ए ही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो कभी भी
ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें वो लगाने के बाद वो खुद आ जाता है, ऐसा हम इसको हम लोग बोल देते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन हो गया, एक आइडेंटिटी एलिमेंट कौन हो गया, 5 नल सेट, इसका आइडेंटिटी क्या हो गया 5। ठीक है, एक अब और टाइम पास, ए यूनियन ए क्या होगा ये बताओ, ए। ठीक है, अगर खुद का प्रॉपर्टी खुद से लगा रहे हैं तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। बस ना भैया, नाम याद रखना है क्या, नाम याद रखना नहीं है, नाम धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, जैसे कम्यूटेटिव आगे भी काम आएगा, एसोसिएटिव नाम आसान है। ठीक है, आइडेम्पोटेंट सिर्फ सेट में काम है उतना, आइडेम्पोटेंट, आइडेम मतलब खुद पे, आइडेम्पोटेंट लॉ का मतलब एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि राइट आइडेम्पोटेंट लॉ, काम नहीं है। ठीक है, दूसरा लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, थोड़ा सा ये काम आता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब क्या चीज लगाने पे खुद वो आ जाए। ठीक है, अब आपको मैं और एक लॉ बता देता हूँ, वैसे तो ये कोई लॉ नहीं है। मान लो ए को यूनियन किया मैंने यूनिवर्सल सेट के साथ, इसका आंसर क्या आ जाएगा, यू। ठीक है, अब ऐसे तो नाम इसको दे सकते हैं यूनिवर्सल लॉ, कोई काम है क्या, कोई काम नहीं है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गया यूनियन ऑफ सेट का, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इधर से ही चेंज करता हूँ, आप फिर से लिखो, आपको फिर से लिखना है, चीटिंग नहीं करना है। अब हम लोग सेकेंड ऑपरेशन लिखेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ये पलट जाता है, आपको नहीं पलटना है, ये इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मैंने आपको बताया था, मान लो ए दिया हुआ है 1 2 3, बी दिया हुआ है 1 3 5 7 कुछ भी, ए इंटरसेक्शन बी है जो कॉमन है 1 और 3। क्या कोई डाउट है, कोई भी डाउट नहीं है। और ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू x such that x belongs to A and x belongs to B। x A को भी बिलोंग करना चाहिए and x B को भी बिलोंग करना चाहिए। ये इसका लिखने का तरीका हुआ, जनरल तरीका। ठीक है, आ जाते प्रॉपर्टीज में, क्या कर दूं मैं जादू, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A। इसमें भी कम्यूटेटिव लॉ लगता है, इजी। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसमें भी एसोसिएटिव लॉ लगता है क्या, ठीक है। इसमें लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ये नहीं लगेगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, सबको मिटा देता हूँ। आइडेम्पोटेंट लगेगा कि नहीं लगेगा, आप बताओ। A इंटरसेक्शन A इक्वल्स टू A, आइडेम्पोटेंट लॉ लगेगा। ठीक है, इसमें ये बताओ आप मुझे क्या होगा, A का इंटरसेक्शन अगर U के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। वैसे इसको हम लोग वो बोल सकते थे आइडेंटिटी, लेकिन उसका काम उतना है। ठीक है, और A का इंटरसेक्शन करेंगे 5 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5। क्लियर है, एम्प्टी सेट। अब लॉ का क्या नाम है, उससे उतना कोई काम हम लोग को है नहीं, इतना चीज हम लोग को आना चाहिए, इसमें कोई डाउट है नहीं। एक और लॉ है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C है मान। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। इसको हम लोग बोल देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें थोड़ा सा एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाता है प्रूव करने के लिए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन सब बहुत आसान होता है। मैं आपको जैसे दिखाता हूँ, मान लो आपको दे दिया A कुछ दे दिया 1 2 3, B आपको कुछ दे दिया 3 4 5, बोला आपको प्रूफ करने के लिए, टू प्रूफ A यूनियन B या फिर A इंटरसेक्शन B यूनियन C जो ये है इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, क्या इसको मिटा दूं, क्या इसको मिटा दूं, A दिया है, B दिया है, C तो दिया ही नहीं है, तो चलो C भी दे देगा। C आपको दे देगा, मान लो C आपको मैं दे देता हूँ इजी 1
2 3 सेम ही हो जाएगा। चलो 1 2 देता हूँ, कम कर देता हूँ, ठीक है, और इजी कर देता हूँ। कभी भी टू प्रूफ वाला क्वेश्चन में आपको क्या करना है, LHS और RHS। LHS में आप क्या लिखोगे, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। भैया एक बार में कैसे निकालें, एक बार में मत निकालो, पहले आप निकाल लो B इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो B यूनियन C का सेट क्या हो जाएगा, B और C को जोड़ दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद आप निकाल लो, इसके बाद आप निकाल सकते हो A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ये क्या हो जाएगा आपका, A इंटरसेक्शन B यूनियन C में A का इंटरसेक्शन, तो 1 2 3 कॉमन है, आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। अब आप आ जाओ RHS में। RHS में क्या होगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। पहले आप निकाल लो A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा आपका, A और B में क्या कॉमन है, 3। B A इंटरसेक्शन C, A और C में क्या कॉमन है, 1 2, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, अब निकाल लो, क्या हो जाएगा आपका 1 2 3। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, एकदम इजी, कोई भी दिक्कत का बात नहीं है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपना थर्ड ऑपरेशन में, विच इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसको मैं मिटा देता हूँ। डिफरेंस ऑफ सेट में ये फायदा है कि डिफरेंस ऑफ सेट में प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ना है आपको, है ना, मजा आया सुन के। डिफरेंस ऑफ सेट में प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ना है, बस समझना है। मान लो A है 1 2 3, भैया आप 1 2 3 1 2 3, इजी है ना, 2 3 4, ठीक है, बहुत इजी। A माइनस B का मतलब होता है A में से B को हटा दो, 1 2 3 2 3 4। मान लो मैं लिख देता हूँ एक बार आपके लिए, 2 हट गया, 3 हट गया, तो आपको आंसर 1 -4 नहीं लिखना है। इसका मतलब इस लिस्ट से जो कॉमन है वो हटाओ, इससे बचा हुआ से कोई लेना देना नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 1। ये क्या ये क्या ये क्या, चलो B माइनस A करके दिखा दो। B क्या है 2 3 4, माइनस A क्या है 1 2 3। दूसरे लिस्ट में क्या है, दूसरे के उस पे नहीं झांकना है, दूसरे लिस्ट में क्या है कोई लेना देना नहीं, कॉमन एलिमेंट है उसको उड़ा दो, 2 3 2 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। क्लियर है। और हम लोग को ये भी दिख गया कि A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस A, ठीक है। A माइनस B को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में, ये A ये B A B U। A माइनस B मतलब B इसके अलावा सब, सिर्फ A, ठीक है। और ये हो गया A माइनस B। B माइनस A को आप रिप्रेजेंट करके दिखाओ, पॉज करके रिप्रेजेंट करो, करो 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 करो, तो ये हो गया आपका B माइनस, बहुत आसान, ठीक है। A इंटरसेक्शन B मैंने आपको रिप्रेजेंट नहीं किया था, लेकिन बहुत आसान, बहुत आसान, जो दोनों में कॉमन है वो क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन B, ठीक है। अब आपका लास्ट लॉ है जो है लास्ट ऑपरेशन है, वो है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। डिफरेंस बहुत आसान था, तो अब है लास्ट टॉपिक आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। फोर्थ ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट, या सिर्फ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बहुत आसान। मान लो A अगर आपको दिया हुआ है 1 2 3 4, इसमें आपको यूनिवर्सल सेट देगा ही देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। A का कॉम्प्लीमेंट हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A का कॉम्प्लीमेंट हम लोग ऐसे, A का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा U माइनस A। A के अलावा यूनिवर्सल में जो भी है वो, तो U क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे हटा दो 1 2 3 4, आंसर आ जाएगा 5 6 7। इसको हम लोग बोलते हैं A का कॉम्प्लीमेंट। मान लो B का भी सेट दे दिया इसी में 1 2 5 7। आप मुझे बताओ कि B कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, U माइनस B, आराम से आप निकाल लोगे। 1 2 7 1 2 3 4 1 2 5 7 3 4 6 8,
क्या कोई डाउट है? कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट से उसको माइनस कर दो, ठीक है। अब एक चीज ये समझो, इसमें थोड़ा सा प्रॉपर्टीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपका सबसे पहला प्रॉपर्टी है ना, आपका पहला सबसे प्रॉपर्टी हो गया कि वही ए का कॉम्प्लीमेंट को हम लोग लिख सकते हैं यू माइनस ए। ये क्या प्रॉपर्टी है, चलो लिखा देता हूँ, ठीक है। सेकेंड ये समझो कि एक बार कॉम्प्लीमेंट लिए, फिर से कॉम्प्लीमेंट लिए, तो आंसर वापस से क्या आ जाएगा? ए, यू माइनस ए वापस से ए, ठीक है। थर्ड है डी मॉर्गन्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, डी मॉर्गन्स लॉ। ये क्या है भैया? देखो ये क्या बोलता है कि अगर ए यूनियन बी लो और उसका कॉम्प्लीमेंट करो, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बस साइन को चेंज कर दो। दूसरा इसी का उल्टा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको आप आराम से कोई भी क्वेश्चन लेके प्रूफ कर सकते हो। तो इस लॉ को हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। इसको आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो, और आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आया वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट है आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में ये लॉ आपको याद करने का ज़रूरत है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आगे का वीडियो में मैं आपको सेकेंड चैप्टर बताऊंगा, जो कि होगा आपका फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। और ज़्यादातर वीडियोस मैं आपको पोस्ट कर दूंगा 5 बजे तक शाम को, और हर एक 2 दिन के गैप में हम लोग एक एक वीडियो पोस्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर्स का। और आप मेरे साथ बने रहे, आप खुद भी सब्सक्राइब करें, खुद भी चैनल को लाइक और कमेंट करें, और दूसरे को भी शेयर करें, ताकि उन लोग को भी चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब आप खुद मुझे कमेंट में बताना कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे, जैसे व्हाट्सएप में ग्रुप बनाते हैं तो आप एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हो गया, नेटफ्लिक्स में एक अलग अलग वो बन जाता है, एक वेल डिफाइंड जॉनर हो गया, है ना। और उसके बाद फ्रेंड लिस्ट होता है, कोई फ्रेंड लिस्ट कॉमन होता है। तो आप मुझे बताना कि कैसे क्या क्या एप्लीकेशन आपको पता चला। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।